नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने अपने आप को दलित राजनीति में जैसे झोंका है, वह कांग्रेस की रीति नीति में एक मोड़ है। तभी खबर है कि हैदराबाद में दलित छात्र रोहित की आत्महत्या के मामले में जब राहुल गांधी भूख हड़ताल पर बैठे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस के रेड्डी राव ओबीसी नेता बेचैन हुए। आंध्र और तेलंगाना की राजनीति में कांग्रेस का जो जन आधार रहा है वह राहुल गांधी की राजनीति से बेचैन है, मगर राहुल गांधी ने शायद तय किया है कि उन्हें मुस्लिम दलित राजनीति पर मोदी सरकार को घेरना है, इन वर्गों में पेठ बनानी है। कांग्रेस का ये पुराना परंपरागत आधार है। गरीब जनता और मुस्लिम दलित की राजनीति करके राहुल गांधी कांग्रेस के पुराने दिनों को लौटा लाने के ख्वाब में है। लेकिन क्या आज देश उस मनोदशा वाला है जो इंदिरा गांधी के वक्त थी? क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी दलित राजनीति से मायावती का आधार काट सकते हैं? क्या इससे शहरीकरण, मध्य वर्ग और हिंदुओं के वोट का जो सैलाब है उसे अपने प्रति आकर्षित कर पाएंगे? यह भी ध्यान रहे कि गरीब हो, दलित हो या मुसलमान, सबने कांग्रेस राज का अनुभव लिया हुआ है। दशकों लंबे राज में भी जब इनका भला नहीं हुआ, गरीब जब गरीब ही बने रहे, तो विपक्ष में बैठकर इनके आंसू पोंछने से कैसे साख बन सकती है? राहुल गांधी की अप्रोच कुल मिलाकर आंसू पोंछने की है। यह भरोसा पैदा करने की नहीं है कि वे उनके विकास की फला रणनीति या सोच लिए हुए हैं। सरकार को बदनाम करना एक बात है, लेकिन अपनी साख बना लेना अलग मसला है। तभी लाख टके का सवाल है कि राहुल गांधी तमाम भागदौड़ से क्या अपनी साख बना पा रहे हैं, अपने को क्रेडिबल बना पा रहे हैं? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। राहुल गांधी अपनी पार्टी के रहनुमाओं का आपसी झगड़ा सुलझाने की जितनी कोशिश कर रहे हैं, झगड़ा उतना ही बढ़ता जा रहा है। राहुल ने बड़ी कोशिश करके पंजाब का झगड़ा सुलझाया था, लेकिन अब फिर तनाजा शुरू हो चुका है। खडूर साहिब सीट पर जिमनी इंतखाब लड़ने के कैप्टन अमरिंदर सिंह के फैसले पर तलवारें खींची हैं। बाजाब्ता तौर से तो सिर्फ जगमीत सिंह बराड़ ने बयान दिया, लेकिन पार्टी के दीगर कई रहनुमा इस बात से नाराज हैं कि जब आलाकमान ने रमनजीत सिंह सिक्की का नाम इस सीट के लिए तय कर दिया था तो कैप्टन ने कदम पीछे क्यों खींचे। इसी तरह मगरबी बंगाल कांग्रेस सदर अधीर रंजन चौधरी के कामकाज को लेकर कई रहनुमा नाराज हैं। पीर को राहुल गांधी के साथ हुए इजलास के दौरान ही पार्टी के सीनियर रहनुमा मानस भुइयां ने चौधरी पर इल्जाम आयद किया कि वो सिर्फ अपने जिले पर ध्यान देते हैं। वहां चौधरी, भुइयां और दीपा दास मुंशी को एक साथ लाने की फिक्र है। उधर केरल में हर दिन कांग्रेस के किसी नए रहनुमा का नाम बार बदुनवानी में या सोलर पैनल बदुनवानी में आ रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के ही रहनुमा एक दूसरे का नाम उछाल रहे हैं। ओमन चांडी के बाद अब रमेश चेन्नीथला को 2 करोड़ रिश्वत दिए जाने की खबर आई है। दिल्ली में राहुल गांधी की तमाम कोशिशों के बावजूद अजय माकन बनाम शीला दीक्षित का मामला नहीं सुलझा है। दीक्षित के कई पुराने हामी माकन के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे, बीके हरिप्रसाद और ऑस्कर फर्नांडिस तीनों वजीर आला सिद्धरमैया को बदलवाने में लगे हैं। बिहार के इंतखाबी नताइज के बाद बीजेपी ने वैसे तो काफी कुछ बदल दिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंतखाबात लड़ाने वाली टीम बनाने का फार्मूला बिहार वाला ही रहेगा। बताया जा रहा है कि पार्टी के सीनियर वज़रा सूबों में इंतखाबी इंचार्ज रहेंगे और वो ही इंतखाबात लड़वाएंगे। बिहार में भी ऐन इंतखाबात से कबल बीजेपी ने मरकजी वजीर अनंत कुमार को इंतखाबी इंचार्ज बनाया था। इंतखाबात की अहम जिम्मेदारी सूबाई इंचार्ज भूपेंद्र यादव नहीं बल्कि अनंत कुमार और वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान संभाल रहे थे। इसी तर्ज पर पार्टी सदर अमित शाह ने 4 वज़रा को केरल और तमिलनाडु का जिम्मा सौंपा है। उन्होंने मरकजी वज़रा जेपी नड्डा और प्रकाश जावड़ेकर को केरल और तमिलनाडु का इंचार्ज सौंपा है। मजीद 2 मरकजी वजीर राजीव प्रताप रूडी और पीयूष गोयल इस काम में उनकी मदद करेंगे। मगरबी बंगाल में भी तशहीर की शुरुआत करते हुए 3 मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और स्मृति ईरानी की रैली हुई। बताया जा रहा है कि जल्द ही मगरबी बंगाल और असम के लिए इंतखाबी इंचार्ज के नामों का ऐलान होगा। कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने कैलाश विजयवर्गीय को बंगाल का इंचार्ज बनाया है। इंतखाबात के लिए वहां भी किसी मरकजी वजीर को जिम्मा दिया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान असम या बंगाल में इंतखाबी इंचार्ज हो सकते हैं। निर्मला सीतारमण को भी दोनों में से किसी सूबे में भेजे जाने की खबर है।
महात्मा गांधी नरेगा के 10 साल मुकम्मल होने पर जो सियासत हुई है वो ज्यों की त्यों नहीं है। कांग्रेस ने इसका सहरा लेते हुए खूब ढोल पीटा। राहुल गांधी खुद आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव गए, जहां से सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने 10 साल पहले इस स्कीम की शुरुआत की थी। इस स्कीम को कांग्रेस की नाकामी का मजार बताने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने भी इस मंसूबे के 10 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाया। मरकजी हुकूमत और बीजेपी की तरफ से इसकी फंडिंग बढ़ाने का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस फिर उस सियासत को तरजीह दे रही है जिसके तहत सोनिया गांधी की सदारत वाली कौमी सलामती काउंसिल काम करती थी। इस काउंसिल के ज्यादातर मेंबरान एनजीओ बिरादरी के थे और वो उसी मुताबिक हुकूमत का एजेंडा बनवाते थे। राहुल गांधी इसी एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। अरसे बाद बुंदेलखंड जाकर भी उन्होंने ये मैसेज दिया कि कांग्रेस दलितों, कबाइलियों और वंचितों के लिए काम करेगी। तभी राहुल गांधी मनरेगा के 10 साल मुकम्मल होने को बड़े पैमाने पर हाईलाइट कर रहे हैं। वो 5 फरवरी को सूबाई कांग्रेस के सभी सुदूर से मिलेंगे। 37 सुदूर के साथ वो मनरेगा पर तबादला ख्याल करेंगे। कांग्रेस के माहिरीन जराये का कहना है कि जयराम रमेश इस एजेंडे पर राहुल गांधी को गाइड कर रहे हैं। मनरेगा के अलावा दूसरा इश्यू फॉरेस्ट एक्ट का है। रमेश के मशवरे पर राहुल इसकी भी लड़ाई लड़ने वाले हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। एनडीए हुकूमत ने दावा किया है कि रोजगार की गारंटी देने वाली स्कीम महात्मा गांधी नरेगा की शुरुआत भले यूपीए हुकूमत ने की हो, लेकिन एनडीए ने इसमें खर्च करने का रिकॉर्ड बनाया है। मनरेगा के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक्किदा एक प्रोग्राम में मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने कहा है कि एनडीए हुकूमत ने इस स्कीम पर रिकॉर्ड खर्च किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार है जब इस स्कीम के लिए दिए गए 34-35 हजार करोड़ रुपए का पूरा फंड खर्च कर दिया गया है और हुकूमत इस स्कीम में कुछ और वसाइल दे सकती है। उन्होंने इस स्कीम को बंद किए जाने की कयासाराइयों को खारिज करते हुए कहा कि पहले कहा जा रहा था कि हुकूमत इस स्कीम को बंद कर देगी और इसकी जगह कोई नई स्कीम लाएगी, लेकिन हुकूमत ने तमाम कयासाराइयों को खत्म करते हुए इस स्कीम पर रिकॉर्ड खर्च किया। उन्होंने कहा कि पहली बार इस स्कीम में बजट तजवीज करदा से ज्यादा पैसा मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले हमेशा तकसीम किए जाने वाले पैसों से कम ही खर्च होता था। रोजगार गारंटी की स्कीम महात्मा गांधी नरेगा को लेकर कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर चुटकी ली है। राहुल ने कहा है कि वजीर आजम ने कभी इस स्कीम को कांग्रेस की नाकामी की जीती जागती मिसाल कहा था और आज उनकी हुकूमत इसकी तारीफ कर रही है। राहुल ने ट्वीट पर लिखा कि ये मोदी के सियासी नजरिए की जीती जागती मिसाल है। उन्होंने कहा कि मजबूरी में हुकूमत को इस स्कीम की कामयाबी कबूल करनी पड़ रही है। कांग्रेस नायब सदर ने ट्वीट किया कि मनरेगा को कांग्रेस की नाकामी की जीती जागती मिसाल बताने के बाद अब हुकूमत इसकी तारीफ कर रही है और इसे कौमी फख्र व त्योहार का सब्जेक्ट बना रही है। ये मोदी जी के सियासी नजरिए की जीती जागती मिसाल है। ज़ेरे गौर है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम की मजम्मत करते हुए ऐवान में कहा था कि वो इसे बंद नहीं करेंगे क्योंकि ये कांग्रेस की नाकामी का मजार है। फिल्म अदाकार अनुपम खेर को पाकिस्तान का वीजा न दिए जाने का तनाजा बढ़ गया है। अनुपम खेर ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने उनको कराची अदबी इजलास में जाने के लिए वीजा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी से शुरू होने वाले कराची लिटरेचर फेस्टिवल के लिए 18 लोगों को जाना था, जिनमें से 17 लोगों को वीजा दे दिया गया, लेकिन उनको वीजा नहीं दिया गया। खेर ने कहा कि हिंदुस्तान उनके फनकारों का खैर मकदम करता है। एक जगह एतराज होता है तो दूसरी जगह खैर मकदम किया जाता है, लेकिन ये दो तरफा नहीं है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि उन्हें कश्मीरी पंडित होने की वजह से वीजा नहीं दिया गया या अदम बर्दाश्त पर चल रही बहस में उनकी राय की वजह से वीजा नहीं मिला। दूसरी जानिब पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कहा कि अनुपम खेर ने वीजा के लिए दरख्वास्त ही नहीं की थी। उन्होंने अनुपम खेर को दरख्वास्त की रसीद दिखाने का चैलेंज दिया। रिजर्व बैंक ने शरह सूद में तखफीफ नहीं की है, लेकिन कहा है कि गरानी की शरह मुकर्ररा हदफ के करीब पहुंच रही है और ऐसे में आगे शरह सूद कम करने का मौका मिलेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने बैंक की मुख्तसर मुद्दत की शरह सूद रेपो को 6.75% पर कायम रखा। इसी के मुताबिक रिवर्स रेपो रेट भी 7.75% पर बरकरार रही। रेपो और रिवर्स रेपो वो शरह हैं जिन पर सेंट्रल बैंक कोऑपरेटिव बैंकों को फौरी जरूरत के लिए नकदी उधार देता है या उनसे नकदी अपने पास जमा करता है। रिजर्व बैंक का अंदाजा है कि अगर इस साल मानसून मामूल के मुताबिक रहा और खाम तेल में नरमी बनी रही तो खुर्दा अफराते ज़र आइंदा साल के आखिर तक 5% के आसपास रहेगी। हालांकि बैंकों को 7वें पे कमीशन की
सिफारिशात की वजह से गरानी बढ़ने का खतरा भी नजर आ रहा है। आरबीआई ने 2 महीने पर होने वाले मालियाती तज्जिये में शरह तरक्की का अंदाजा 7.4% पर ही रखा। अदालत उज़्मा ने हमजिन्स परस्ती को जुर्म मानने या जराइम की फहरिस्त से निकालने का मामला आईनी बेंच को सौंप दिया है। 5 जजों की आईनी बेंच अब इस मामले पर तबादले ख्याल करेगी। आईपीसी की दफा 377 पर आज एक अहम समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने कहा है कि इस पर तफसीलात से आईनी बेंच गौर करेगी। 3 जजों की बेंच ने इसे 5 जजों की आईनी बेंच के पास भेजने का फैसला किया। इससे पहले 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने हमजिन्स परस्ती को जराइम की फहरिस्त से हटाने का फैसला दिया था, लेकिन फैसले को मरकजी हुकूमत ने चैलेंज दिया और अदालत उज़्मा ने दिसंबर 2013 में हाई कोर्ट के हुक्म को पलटते हुए हमजिन्स परस्ती को आईपीसी की दफा 377 के तहत जुर्म के तौर पर बरकरार रखा। 2 जजों की बेंच ने इस फैसले पर दाखिल अजसर नो की अर्जी खारिज कर दी थी, लेकिन बाद में 23 अप्रैल 2014 को 4 जजों की बेंच ने क्यूरेटिव पिटीशन पर खुली अदालत में समाअत करने का फैसला दिया था। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। संदेह नहीं कि राहुल गांधी अपनी भागदौड़, गरीब, दलित, मुस्लिम हित में आंसू पोंछने की राजनीति से मोदी सरकार को घेरने में समर्थ है। केंद्र सरकार और भाजपा रक्षात्मक बने हैं। राहुल गांधी ने अपनी पोजीशनिंग ऐसी बनाई है जिसमें भाजपा बार बार जवाब देने को मजबूर है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी एक बार फिर एनजीओ छाप सियासत की अपनी पुरानी शक्ल में लौटे हैं। वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी के तालिब इल्म रोहित वेमुला की खुदकुशी के बाद 2 बार यूनिवर्सिटी के अहाते में गए और दूसरी बार तो मुजाहरा कर रहे तलबा के साथ भूख हड़ताल पर भी बैठे। इसी बीच वो बुंदेलखंड भी गए और फिर मनरेगा के 10 साल मुकम्मल होने के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर भी गए, जहाँ से सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी। हैदराबाद, बुंदेलखंड और अनंतपुर के तीनों दौरे काफी अहम हैं, लेकिन बुंदेलखंड के दौरे ने राहुल गांधी को अपनी ही सियासत पर सोचने के लिए मजबूर किया होगा। राहुल ने 2009 से पहले बुंदेलखंड पर खूब ध्यान दिया। 2009 में एनजीओ चलाने वाले प्रदीप जैन बुंदेलखंड के झांसी से इंतखाब जीत कर आए और राहुल ने उनको वजीर भी बनवाया, लेकिन इस बार जब राहुल वहां गए तो उन्होंने वैसी ही हालत देखी जैसे पहले थी। अब वो इसके लिए मौजूदा हुकूमत को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मुल्क के सबसे पसमानदा इलाके में आने वाले बुंदेलखंड के हालात अगर गुज़िश्ता 10 साल में नहीं बदले तो इसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी, उनकी टीम और यूपीए हुकूमत पर आयद होती है। तभी सवाल है कि राहुल गांधी पसमानदों, कबाइलियों, वंचितों और अकलियतों के आंसू पोंछने और खुद को उनका सबसे बड़ा हमदर्द बताने की जो सियासत कर रहे हैं, क्या उससे उनकी अपनी साख मजबूत हो रही है? असली सवाल साख के बहरान का है। कांग्रेस आजादी के बाद से ही दलितों और कबाइलियों की तरक्की के लिए काम कर रही है। 1971 से तो बाज़ाब्ता तौर से गरीबी हटाओ के नारे पर कांग्रेस ने सियासत की है, लेकिन यूपीए के दोनों टेन्योर में राहुल गांधी ने खुद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और महाराष्ट्र के विदर्भ पर खूब ध्यान दिया, लेकिन दोनों इलाकों के हालात नहीं बदले। तभी वो जिस ग्रुप की सियासत कर रहे हैं उनके बीच अपनी साख कायम करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। हाँ, ये सही है कि जहां बीजेपी के साथ कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, वहां उनका ये एजेंडा कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकता है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस की अपनी तशहीर से और बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत के कामकाज से और कुछ हद तक मीडिया के हल्ले से इस हुकूमत के बारे में ये पैगाम गया है कि वो अमीरों या सूट बूट वालों की सरकार है। तभी बीजेपी से सीधे मुकाबले में कांग्रेस ने गरीबों, दलितों और अकलियतों के बीच अपनी साख कुछ हद तक मजबूत की है। लेकिन जहां बीजेपी सबसे बड़ी ताकत नहीं है और कांग्रेस को इलाकाइयों के साथ मुकाबला करना है, वहां राहुल गांधी की ये सियासत नाकाम है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की दलित सियासत से उनको जितना फायदा होगा, उससे ज्यादा फायदा वहां की इलाकाई पार्टियों को होगा। तेलंगाना राष्ट्र समिति और एमआईएम इसका ज्यादा फायदा उठाने की हालत में है। इसी तरह अगर बीजेपी हुकूमत के खिलाफ दलितों में नाराजगी होती है तो उत्तर प्रदेश में उसका फायदा बीएसपी को मिल सकता है। कांग्रेस की इस हद को समझने के बावजूद राहुल इस सियासी लाइन पर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने दलितों को लुभाने के लिए उत्तर प्रदेश में जय भीम यात्रा शुरू कराई है और वो खुद भी लखनऊ के दलित कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। अब एक ब्रेक है, उसके बाद राहुल गांधी की दलित राजनीति पर चर्चा करेंगे। हैदराबाद में छात्र रोहित की आत्महत्या के मामले पर अब तक जो राजनीति हुई है
उसमें केंद्र सरकार और भाजपा दोनों को नुकसान हुआ है। भाजपा ने डॉक्टर अंबेडकर को लेकर जैसी भक्ति दिखाई उस पर पानी फिरा है। बुनियादी कारण विपक्ष और मीडिया का हल्ला था। विपक्ष के हल्ला बोल के आगे मोदी सरकार लाचार दिखलाई दी। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण है। विनीत जी, हैदराबाद विश्वविद्यालय में छात्र रोहित की आत्महत्या को विपक्ष ने और खास तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस ने जैसा तुल दिया है, क्या उस नाते दलित राजनीति में कांग्रेस और राहुल गांधी की साख बनती हुई आपको लगती है? देखिए, ऐसा होता है कि काट की हांडी रोज रोज नहीं चढ़ा करती। अब वो जमाने गए जब इंदिरा गांधी हाथी बैठ के बेलछी में हरिजन हत्याकांड को देखने गई और रिवाइवल सन 78 में, क्योंकि उस वक्त कोई पोलराइजेशन करने के लिए दलितों के इनके लिए कोई फोर्स नहीं थी। जनता पार्टी आई थी केंद्र में, थोड़े दिन हुए थे, 1 साल हुआ था, इंदिरा गांधी उसको कैच करे। आज की तारीख में पहली बात तो ये कि राहुल गांधी अभी तक लोगों का इमेजिनेशन कैप्चर नहीं कर पाए। वो चाहे बेंगलोर में जाके बोले आईटी के बीच में, चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बोले, चाहे कहीं बोले, जो लोगों को उम्मीद थी कि भाई एक युवा नेता है कुछ देगा, वो मैसेज नहीं वही दलित। हाँ। अब उनको लग रहा है कि साहब दलित का मुद्दा एक ऐसा है जो हमारा पारंपरिक वोट बैंक है। अगर हमने इसको उठा लिया और हम दलित और अल्पसंख्यकों को लेकर चल पड़े तो अपना काम बन सकता है, मिसेस गांधी की तरह जैसे बेलचे। पर सवाल यहाँ कई सारे उठते हैं व्यास जी। पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी की खुद की अपनी शख्सियत, दूसरा जिस तरह से इस मुद्दे को वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये भूल जा रहे हैं कि आज कांग्रेस अकेला विकल्प नहीं है। आज बंगाल ममता बनर्जी है, बिहार में नीतीश लालू है, यूपी मायावती मुलायम सिंह है, कहीं कोई और नहीं, वो तो कांग्रेस का फोकस है कि कुछ भी हो मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ सबको गोलबंद करना। तो ये तो सामूहिक तौर पर दलित मुस्लिम पॉलिटिक्स को पोलराइज करने का ये तो एक सामूहिक प्रयास है, जिसमें राहुल गांधी अपनी भागदौड़ से, मेहनत से एक अपना प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं। लेकिन अभी एक सवाल उठता है, आप क्या कहना चाहते हैं कि जो 50 साल आपने सरकार चलाई देश में, अगर दलितों के प्रति इतनी हमदर्दी थी तो क्या डिलीवरी करी? आज भी आपको रोना पड़ रहा है उनकी स्थिति के, मतलब आज भी आंसू पोंछने की राजनीति, आंसू पोंछने की आज भी आपको रोना पड़ रहा है, हल्ला मचाना पड़ रहा है, और आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार नहीं कुछ कर रही। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा तो इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण आपको करना चाहिए। सवाल ये है कि आप गांव-गांव चले जाइए, मैं तो पूरे देश में लगातार घूमता हूँ, हर नौजवान को आज रोजगार, अपने गांव का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरफ निगाह है। आप फिर से पीछे ले जाना चाहते हैं हिंदुस्तान? मतलब वो जो पुराना जो मॉडल है, हाँ। वो जो समाजवाद वाला, गरीबी हटाओ वाला, उसकी तरफ लौटने के कारण साख वाला, क्रेडिबिलिटी वाला कोई विजन नहीं सामने आ रहा है। कोई विजन नहीं है, और जो विजन चीजों के कोई आने की कोशिश की जा रही है उसको आप सबोटेज कर रहे हैं। आज भारत को विकास के रास्ते पे चलना चाहिए। विकास, हाँ, वहां अगर कमी है, विकास के मॉडल में कमी है, विकास लाने के तरीकों में कोई कमी है, इरादे में कोई गड़बड़ है, कोई बेईमानी है, उन चीजों को हाईलाइट करें तो शायद ज्यादा नौजवान। मतलब आपका ये मानना है कि आंसू पोंछने के बजाय गवर्नेंस को लेकर अपनी रीति नीति है उसका परसेप्शन बनाने का ज्यादा फोकस करना है। और बेटर ऑल्टरनेटिव है तो बताओ कि भाई कैसे होना चाहिए। खाली क्रिटिसिज्म से काम नहीं चलने वाला है, आपको ऑल्टरनेटिव। दूसरी बात व्यास जी, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है, और युवा के लिए आज विकास और रोजगार यही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। आज कोई युवा को जाति, ठीक है, गांव में लोग देखने वाले कह रहे होंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं, दिल्ली में बैठ के आज भी बिहार के गांव में चले जाइए, यूपी गांव में जाति मानते हैं, ऐसा नहीं है कि जाते। लेकिन कुल मिला के आप ये बताइए कि आज से 20-30 साल पहले क्या ट्रेन में खाना खाते वक्त या हवाई जहाज प्लेटफॉर्म खाते वक्त आप इस बात को नहीं सोचते थे कि किस जाति के हाथ का खाना खा रहा हूं पाली? आज तो कोई नहीं सोच रहा है। आज तो शादी में, पढ़ाई, मतलब ये कि जो नया जो आबादी का चरित्र बना है, जो शहरीकरण, मध्य वर्ग और जो कुछ हुआ, डेमोग्राफिक मूवमेंट्स हुए हैं, सोशल पूरा उस सबके मद्देनजर वो बेलछी वाली जो अप्रोच है वो राजनीति नहीं चलने वाली। ये चलाने की कोशिश कर रहे, देश का दुर्भाग्य कि आप विकास के रास्ते पे जाने की बजाय भारत को वही पिछड़ा रखना चाहते हो कि तुम गरीब हो, तुम दलित हो, तुम अल्पसंख्यक हो, तुम बेचारे हो, तुम्हारी तकलीफ आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं है, हम तुम्हारे आंसू पहुंचेंगे, काम हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन इसमें फिर भी एक बुनियादी तौर पर इस सब कोशिश में कि भाजपा और संघ जो भी, मतलब जो आज की राजनीतिक जो सत्तावान जमात है, उनकी नीयत को लेकर सवाल खड़े करने से क्या अपील नहीं बनती कि भाई हाँ ये बात ठीक कह रहे हैं? देखिए, उनकी नीयत खड़ी करने से एक छोटा सा उदाहरण है। अभी दादरी कांड के बाद असहिष्णुता का हल्ला उठा,
जो उस सरकार के पेरोल पर अवार्ड जीते हुए लोग थे, जो चाटुकार थे, जो समितियों, उन्होंने अपने अवार्ड नाटक किया। कब तक किया? बिहार चुनाव तक। यानी आपका फोकस बिहार चुनाव पे था। इतना बड़ा मालदा में कांड हुआ, कितने अवार्ड लौटाए गए, कितने लोगों ने बोला हम तो निष्पक्ष बात करते हैं, हमको किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में। सवाल ये है कि उसका असर खत्म हो गया। आज सहिष्णुता की बात इरेलेवेंट थी, वो खत्म हो गई। ठीक है, ऐसे ही अगर भाजपा भी केवल नारों की राजनीति करेगी और भावनाओं की राजनीति करेगी, चाहे वो विकास के नाम पर या धर्म के नाम, तो लोग मानने वाले नहीं है उसको। वो जमाना ही चला गया व्यास जी। अभी सूचना का, इंफॉर्मेशन का इतना प्रचार प्रसार है कि आप बेवकूफ बना नहीं, लेकिन इसी सूचना के, इसी सोशल मीडिया तमाम में जिस तरह वायरल चीज होती है, जिस तरह रोहित का मामला उठा, जिस तरह अहिष्णुता का हल्ला हुआ, लगता नहीं आपको कि यही मीडिया, ये जो बात आप कह रहे हैं, ये एक तरह से राहुल गांधी इसी से आगे बढ़ने की उम्मीद पालने, तो अरे उम्मीद पालना, देखिए उम्मीद के साथ में एक सोची विचारी रणनीति भी। आप ये देखिए कि जिस वक्त अन्ना हजारे का मूवमेंट चल रहा था, ये सोशल मीडिया के आधार पे खड़ा हुआ था। तो हमारे कुछ टीवी एंकर पर्सन ही, जो कि अब राजनीति में भी आ चुके हैं, वो क्या बोलते थे, देश क्रांति के लिए तैयार है, हर आदमी भ्रष्टाचार से त्रस्त है और क्रांति करने वाला है। हो रही है क्रांति? क्या हो रही है क्रांति? कितने कहा गया वो जोश? ये सब टेम्परेरी है। फिल्म आई, हिट हुई, बॉक्स ऑफिस में भीड़ लग गई, टिकट ब्लैक, उसी तरह से आंसू पोंछने वाली राजनीति का ज्यादा भविष्य है, इसका कोई भविष्य नहीं है। जी विनीत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है, प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।